दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या में भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर, और आपको बताएंगे कि इस महान उत्सव पर जगन्नाथपुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने प्रधानमंत्री मोदी पर क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, और निमंत्रण मिलने के बाद भी 22 जनवरी को अयोध्या आने से साफ साफ मना कर दिया है। उसके बाद बात करेंगे कि किस प्रकार मोदी सरकार की 2024 चुनाव कठिन होने वाली है, और क्यों मोदी सरकार की भारत यात्रा संकल्प का अनेक गांव में विरोध हो रहा है, तथा मोदी सरकार के प्रचार वैन को रोककर मोदी की गारंटी और मोदी सरकार पर तमाम सवाल ग्रामीणों द्वारा खड़े किए जा रहे हैं, जिससे डरकर प्रचार यात्रा के सरकारी अधिकारी अपने डीएम को पत्र लिखे हैं कि हमारे पास ग्रामीणों के सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए हम गांव में नहीं जाएंगे और हमें सुरक्षा का भी डर है। और अंत में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की सेल्फी पॉइंट लागत की, और देखेंगे कि देश की जनता का टैक्स का पैसा किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के पुतले पर बर्बाद किया जा रहा है। दोस्तों, जिस भारत देश में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के एक विशेष राजनीतिक पार्टी द्वारा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, तथा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण कराया जा रहा है, और पूरे देश में यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने का श्रेय केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी का ही है। लेकिन इसी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान समारोह में जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती आने से साफ साफ मना कर दिए हैं। आपको बता दें कि ईसा के 8 शताब्दी पहले ही सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए आदि शंकराचार्य ने पूरे देश के चारों दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना की थी, और प्रत्येक पीठ चारों वेदों में से एक वेद का अनुसरण करते हैं। उन्हीं चारों पीठ में से देश का पूर्वी पीठ जगन्नाथपुरी पीठ है, और जगन्नाथपुरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद ने कहा है कि मुझे अपने गरिमा का ध्यान है और मैं अपनी गरिमा को प्रधानमंत्री मोदी के सामने नीचा नहीं होने दूंगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान श्री राम की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे और मैं वहां ताली बजाकर जय जयकार करूंगा। आपको बता दें कि शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद होता है, जैसे बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप का स्थान है। और इस धार्मिक प्रयोजन में यदि सर्वोच्च धर्म गुरु ही नहीं आएंगे तो उसे कहां तक सफल माना जाएगा। शंकराचार्य का कहना है कि राजनेता तो अपने दांव खेलते रहते हैं, पर मेरा वहां जाना उचित नहीं है। शंकराचार्य ने मीडिया से यह भी कहा कि मोदी की कूटनीति समझना सबके बस की बात नहीं है। शंकराचार्य ने निमंत्रण को भी लेकर सवाल उठाए कि मुझे सिर्फ एक व्यक्ति के साथ आने का निमंत्रण मिला है, लेकिन 100 लोगों के साथ भी बोलते तब पर भी मैं अयोध्या नहीं जाता, क्योंकि मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। शंकराचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि तीर्थ स्थलों को तपोस्थली कहते हैं, लेकिन अब इसे पर्यटन केंद्र बनाए जा रहे हैं, इसलिए तपोस्थली की जगह भोग स्थली हो जाता है। क्योंकि जब तीर्थ स्थल को पर्यटन केंद्र बनाते हैं तो होटल वाले, यातायात वाले सबका जेब गर्म करने का मार्ग प्रशस्त होता है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2024 चुनाव का वोट लेने के लिए ही इस मंदिर का लोकार्पण और अपना प्रचार प्रसार सिर्फ अपने नाम से करा रहे हैं? यदि ऐसा नहीं होता तो साधु, सन्यासी और शंकराचार्य द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप क्यों लगाया जाता? और यदि ऐसा ना होता तो इस विशेष धार्मिक अनुष्ठान पर शंकराचार्य को सिर्फ एक व्यक्ति के साथ आने का निमंत्रण क्यों दिया जाता, जबकि शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं। अब चलिए बात कर लेते मोदी सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा की। एक तरफ जहां शंकराचार्य द्वारा राम मंदिर के लोकार्पण का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में गांव वालों ने मोदी सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। और द प्रिंट के अनुसार इस यात्रा को रोके जाने से लेकर ग्रामीणों द्वारा तीखी सवाल पूछे जाने वाले सारे वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी ग्रामीणों के इस विरोध को स्वीकार करते हैं। आपको जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के ग्रामीणों ने एलईडी स्क्रीन से सुसज्जित विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ रोक दिया और वाहन के साथ चल रहे सरकारी अधिकारियों से पूछा कि वैन पर भारत सरकार की जगह मोदी सरकार क्यों लिखा है, और जो देशवासी अपने खून पसीने के मेहनत से टैक्स देते हैं उस पैसे का इस्तेमाल एक व्यक्ति, एक पार्टी के बढ़ावा देने के लिए क्यों खर्च किया जा रहा है। ग्रामीणों का नेतृत्व करते हुए मोर्डे ने मोदी के गारंटी पर भी सवाल उठाया।
मोर्डे ने यहां तक आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की सभी योजनाएं फेल हो रही हैं। तो आप प्रचार करके क्या जताना चाहते हो? जब ग्रामीणों के सवाल के जवाब अधिकारी नहीं दे पाए तो उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखा और कहा कि हम गांव में मोदी सरकार के प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीणों के पूछे गए विभिन्न सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, इसलिए सुरक्षा का खतरा भी है। क्या ग्रामीणों द्वारा पूछे गए सवाल मोदी सरकार के प्रति जनता का आक्रोश नहीं दिखाता है? और जब प्रशिक्षित सरकारी अधिकारी ही जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि वास्तव में देश की जनता मोदी सरकार से असंतुष्ट है? मोर्डे की तरह वैभव ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी अगर साफ सुथरी होती तो पार्टी फंड से या कार्यकर्ताओं का उपयोग करके प्रचार करती, न कि देश की जनता के पैसे से। इसी प्रकार कोल्हापुर में भी मोदी सरकार के भारत विकसित संकल्प यात्रा को रोका गया और ग्रामीण योजना के ऊपर भी जनता ने विरोध जताया और पूछा कि उज्ज्वला योजना की सफलता का प्रचार मोदी सरकार क्यों कर रही है जब गैस की सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं। ग्रामीणों ने रोजगार पर भी सवाल उठाया और महंगाई से लेकर बढ़ती भुखमरी सूचकांक, किसान की आय दोगुनी करने तथा आवास योजना के प्रगति पर भी तमाम सवाल खड़ा किए। एक ग्रामीण अनिकेत धुले ने तो डिजिटल शिक्षा और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर सवाल किया और आरोप लगाया कि हमारे गांव के 3 स्कूल सरकार द्वारा बंद कर दिए गए। दोस्तों, चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के भारत विकसित संकल्प वैन को ग्रामीणों द्वारा रोककर विरोध जताना या सवाल खड़ा करना क्या 2024 चुनाव में बीजेपी के सामने बड़ी समस्या नहीं बनने वाली है? और बनने वाली है तो क्या इसी समस्या को छिपाने के लिए बीजेपी राम मंदिर से लेकर गोदी मीडिया, सोशल मीडिया पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जोर शोर से अपने छवि को अच्छा बनाना चाहती है? यहां तक कि देश के लोगों के पैसे से रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी का सेल्फी पॉइंट भी बनाया जा रहा है। एक आरटीआई के जवाब में रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के छवि वाले प्रत्येक अस्थायी सेल्फी बूथ की लागत 6.25 लाख रुपए है, जबकि अस्थायी सेल्फी बूथ की लागत 1.25 लाख रुपए है, जो मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा अनुमानित लागत है। और सबसे बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी के हजारों पुतलों पर जनता के इतने पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं? आपको बता दें कि मोदी सरकार सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए 822 सेल्फी पॉइंट बनाने का आदेश सेना को भी दे दिया है। द हिंदू की एक खबर के मुताबिक सेंट्रल रेलवे के उप महाप्रबंधक अभय मिश्रा ने कहा है कि हमने 5 डिवीजन मुंबई, भुसावल, नागपुर, पुणे, सोलापुर में 50 रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी के 3D बूथ लगाए, जबकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कल्याण, नागपुर जैसे कैटेगरी के 30 स्टेशनों पर अस्थायी बूथ लगेंगे और लातूर तथा कोपरगांव जैसे कैटेगरी C स्टेशनों पर परमानेंट बूथ स्थापित किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सेंट्रल रेलवे इन बूथों के लिए 1 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किया है। वहीं उत्तरी रेलवे ने आरटीआई के एक जवाब में बताया है कि प्रधानमंत्री सेल्फी बूथ 100 जगहों पर लगाए जाएंगे, जिसमें नई दिल्ली, अयोध्या, देहरादून, चंडीगढ़ जैसे स्टेशन पर 1 से ज्यादा सेल्फी बूथ लगेंगे। दोस्तों, क्या मोदी सरकार द्वारा देश के जनता के पैसे का सेल्फी पॉइंट पर बर्बाद करना उचित है? सवाल यह भी है कि जिस प्रधानमंत्री के काल में बेरोजगारी चरम पर हो, महंगाई आसमान छू रही हो, प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश और श्रीलंका से नीचे चली गई हो, शिक्षा का असर बदहाल हो गया हो, प्रधानमंत्री इन सब मुद्दों पर जवाब ना देकर सिर्फ किसी भी प्रकार 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, देश की जनता को खून पसीने की कमाई द्वारा दी गई टैक्स का पैसा अपने राजनीतिक प्रचार पर क्यों बर्बाद कर रही है? और जिस देश में लोकतंत्र की सारी शक्ति जनता में निहित कर दी गई है, क्या उसी देश की जनता को कोई अधिकार नहीं बनता कि सरकार से तार्किक सवाल पूछ करके सही जवाब पा सकें? और अधिकार है तो प्रधानमंत्री मोदी 10 सालों में आज तक एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिए? क्या सिर्फ अपने मन की बात बोल देने से जनता की समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।